सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे नए वाले पार्ट की। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपडेट देता हूं कि अभी तक हमने ये वाला पार्ट मतलब एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे पार्ट्स को अच्छे से समझ लिया और उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर आप यहाँ पे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले वाले जो 3 पार्ट है उनको जरूर देखें। अब मैं आपके सामने एक अपडेट करता हूं कि मैं इस इंडिकेटर को कैसे चेंज करता हूं। तो ये वाला पार्ट हमारा यहां से खत्म हो जाता है। इसको मैं सिंपली डन करके ऐसे कर लेता हूं और ये वाला पार्ट आपके लिए पैक हो गया विथ एक्सरसाइज 3.1 सॉल्यूशन। उसके बाद में हम लोग है अभी इस वाले पार्ट। ये वाला जो पार्ट होने वाला है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। और ये जो वर्ड्स होते हैं और इसके अलावा कुछ पेयर के नाम आएंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, संगत, असंगत, ये आपको कंपटीशन एग्जाम तक बहुत परेशान करते हैं। तो उन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है क्लास 10 से। अगर आप यहां से जैसे मैं इस टेबल की फॉर्म से आपको समझाने जा रहा हूं वैसा अगर आप समझ लोगे तो आपको कंपटीशन एग्जाम तक कोई और चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेरे वर्ड्स को समझिए, आप एक एक शब्द को अच्छे से सुनिए और ये वाली टेबल है सबसे पहले अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए, फिर सुनिए और उसके बाद में जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए फिर अच्छे से वीडियो को पॉज करके उसको ऐसे ही बना लीजिए। जब आप बाद में पढ़ोगे तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी की बुक को रेफर कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। जब बुक में ऐसे दे रखा है लैंग्वेज में, ये सारी चीजें बुक में लैंग्वेज में दे रखी है, तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा क्या है। तो मैंने अलग अलग कर लिया। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले एक ग्राफ ही है मतलब ग्राफिकल और दूसरा है एल्जेब्रिक। ठीक है, इन दोनों के हिसाब से हम लोग कैसे पढ़ते हैं वो मैं बताता हूं। तो देखो, हमने 3 केस पढ़े थे। जिन्होंने ये वाला जो पार्ट देखा है उसको अच्छे से याद होगा, तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये सारे के सारे आपस में क्या मिले हुए हैं। यही हमें यहाँ से सीखना है। बुक भी हमें यही बताती है, बट बुक में एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हम यहाँ पे टेबल में बता के इतना अच्छे से आपको समझाएंगे कि आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये 3 केस थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं और उसी फ्लो को मेंटेन रखते हैं। तो पहला था मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब प्रतिच्छेद करने वाली लाइन। कैसे आई थी जल्दी से बताओ। एक लाइन ऐसी थी, दूसरी लाइन ऐसी थी, मतलब कि एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करती है। दूसरा क्या था मेरा, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कि पहली लाइन अगर मेरी ये है तो बताओ दूसरी लाइन कैसी थी, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर थी। ये केस आपको याद होगा। ये पहली लाइन है और ये वाली क्या है, दूसरी लाइन है। ऐसे ही ये पहली लाइन है और ये वाली क्या है, दूसरी लाइन है। तो तीसरा मेरा केस था पैरेलल लाइन। जल्दी से याद करो, पैरेलल में क्या था, मतलब समांतर में क्या था, दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी। और ऐसे हमने 3 एग्जाम्पल की भी बात की थी जो बुक में ऑलरेडी दे रखे हैं। मैंने जैसा बताया आपने पढ़ा भी होगा, तो अभी आपको ये चीजें अच्छे से याद हो गई होगी। तो ये जो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे जो बताते हैं ना, ये 2 चीजें है ना, ये किसका पार्ट है, ये ग्राफिकल का पार्ट है। ये बुक में लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखा है, इसलिए कई लोग इसको सही से समझ नहीं पाते। तो इसलिए बोलता हूं कि ये जो केस पढ़े हैं ना, ये केस ग्राफिकल है, एल्जेब्रिक नहीं है। इन्हीं केस को हम लोग एल्जेब्रिक मतलब बीज गणितीय रूप से कैसे लिखते हैं वही हम इसके आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग जल्दी से एल्जेब्रिक फॉर्म में बात करते हैं, मतलब बीज गणितीय रूप से कैसे बात करते हैं उसको समझते हैं। तो देखो, जब मेरा कोई ग्राफ ऐसा आ जाता है, अगर एक पॉइंट पे कट करता है, मतलब कि जो दोनों मेरे युग्म हैं इसमें एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है, दोनों पेयर में एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है जहां पे दोनों लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो हमारा क्या होता है, इस पूरे पेयर का एक सोल्यूशन होता है, एक कॉमन सोल्यूशन होता है। अगर मैं आपको सिर्फ एक इक्वेशन दूं तो इसके कितने हल हो सकते हैं, इसके अनंत हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये क्लास 9 में हमने अच्छे से पढ़ा था। लेकिन जब हम लोग पेयर की बात करते हैं तो उसमें जो पॉइंट हमारा दोनों के बीच में कॉमन आता है वही हमारा क्या होता है, उसका सोल्यूशन होता है, उसका एक हल होता है। अगर ग्राफ में बताऊंगा तो जहां पे जो लाइन काटेगी वो उसका क्या होगा, एक हल होगा। ये कहां पे काट रही है, एक पॉइंट पे। तो इसीलिए ये वाला केस हम लोग जब एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं, मतलब बीज गणितीय रूप से लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, मतलब कि केवल एक हल। लेकिन जब आपको यही बात
ग्राफीय फॉर्म में पूछे तो आप क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। बीजगणित में जाएंगे बोलेंगे केवल एक हल, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। दूसरे केस को जैसे कोइंसिडेंट लाइन, मतलब संपाती रेखाएं, इसको जब हम पढ़ेंगे तो भैया हर एक पॉइंट इसके ऊपर क्या आ रहा, कॉमन आ रहा दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। एक तरह से बोलो तो ये और ये क्या है, समान है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन भी क्या है, समान है, सेम है। इसीलिए हर एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और इसकी लाइन कितनी होती है, हम लोग बार बार बोलते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं होती, ये अनंत तक जाती है। तो हर एक पॉइंट इसका एक सोल्यूशन है, तो इसके सोल्यूशंस कितने होंगे, अनंत होंगे, मतलब इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल। ये दूसरा केस होता है। ऐसे ही जब हम लोग बढ़ते तीसरे केस की ओर, उसमें होता है पैरेलल लाइन। ग्राफ में ऐसे बताते हैं, जब मैं इसको एल्जेब्रिक में बोलता हूं तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वाली लाइन कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करती, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती, इसीलिए हम ये मानते हैं कि ये इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। वो एक अजम्पशन होता है, बट एक्चुअल में ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जब इंटरसेक्ट करेगी नहीं तो इसका सोल्यूशन हमें मिलेगा ही नहीं। इसीलिए जब ऐसा कोई केस आ जाता है तो उस केस में क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि इन 3 केस जो हमने ग्राफ से निकाले हैं उसी को ही हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मतलब कि अगर आपके सामने इस टाइप से कोई पेयर दे रखा है, ए बी सी एक्स वाई की फॉर्म में 2 पेयर दे रखे, तो उनके जो रेशियोज है, मतलब जो कोफिशिएंट्स है ए बी सी, इनके जो अनुपात है उसके फॉर्म में इन 3 कंडीशन को कैसे लिखते हैं उसको आप ध्यान से समझना। इससे पहले मैंने कुछ हिंट भी दिए थे पिछले कुछ पार्ट्स में, वो अभी आपको यहां से पता चलेगा कि वो हिंट में क्यों दे रहा था और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको ये चीजें एक फ्लो में याद हो जाएगी। सबसे पहला मेरा केस है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ये कब आएगा, जब मेरा a1 भाग a2, मतलब a1 डिवाइड बाई a2, x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है उसका अनुपात, और y का जो गुणांक है b1 भाग b2। ये दोनों अगर बराबर नहीं है, ये दोनों कोफिशिएंट का जो रेशियो है, जो गुणांकों का अनुपात है, वो बराबर नहीं होगा, तो हमेशा ये लाइन क्या करेगी, एक दूसरे को काटेगी, और जैसे ही काटेगी तो उसका मतलब होगा एक सोल्यूशन होगा। यही ये केस है, ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही हम लोग इन 2 केस की बात करते हैं, इसमें कुछ न कुछ चीजें कॉमन है, वो मैंने एक हिंट भी दिया था, अब वहां पे आपको नहीं पता चला होगा, बट आपको अभी आराम से पता चल जाएगा। देखो, कोइंसिडेंट लाइन और दूसरा है पैरेलल लाइन, मतलब कि संपाती इस टाइप का और इस टाइप का। इन दोनों केस में एक चीज कॉमन होती है, वो होती है कि ये वाला रेशियो मेरा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ये वाला रेशियो हमेशा बराबर होता है दोनों केस में। लेकिन इन दोनों में एक और डिफरेंस होता है, वो आपको बड़े आराम से अभी समझ में आ जाएगा। वो क्या होता है, जब ये कोइंसिडेंट होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर होती है, तो ये वाला भी बराबर होता है। इसको अगर आप समझ नहीं पा रहे तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं, वैसे याद रखिए। कोइंसिडेंट तभी होगी जब ये दोनों इक्वेशन क्या होगी, सेम होगी। हो सकता है इसको सारी को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ हो, मैं आपको समझाऊंगा भी। तो ये लाइन क्या दोनों सेम होगी, मतलब एक ही लाइन होगी। जब आप उसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये सेम लाइन आ जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा। वो वहां से पता नहीं चले तो जस्ट आप जब ये तीनों रेशियो निकालोगे तो ये तीनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो a1 a2, b1 b2, c1 c2। इस केस में क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि दोनों लाइन क्या आ रही है, एक दूसरे के ऊपर है, और हर एक पॉइंट इसका एक सोल्यूशन है। तो अब जल्दी से जब हम बात करते हैं ना पैरेलल लाइन की, तो उस केस में ये तो इक्वल रहता है, लेकिन ये वाला पार्ट इक्वल नहीं रहता। बस यही फर्क है इन दोनों में, और इसमें हमें सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हमेशा ये इंटरसेक्ट करेगी, भले वो आपके ग्राफ के आसपास में करे या फिर भले बहुत ज्यादा दूर जाके करे, लेकिन वो 100% इंटरसेक्ट करेगी। हमें सी की कोई भी वैल्यू, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इस केस में सी को नहीं लिखते, इन दोनों में सी को लिखते हैं, क्योंकि ये चीजें दोनों में कॉमन है। तो एक और स्टेप आगे बढ़ के हम जब सी का रेशियो भी सेम हो जाता है तो वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। जब सी वाला रेशियो अगर सेम नहीं होता है दोनों का, वो क्या हो जाती, पैरेलल हो जाती। एक और हिंट देता हूं, देखो ये एक दूसरे के ऊपर है,
सब कुछ सेम है। जैसे ही आपका सी बदलेगा ना, सो ये लाइन का जो स्लोप बोलते हैं, इसको ढाल बोलते हैं, वो हमेशा सेम रहेगा। और जैसे ही सी बदल जाएगा दूसरे का, तो दूसरी लाइन मेरी ऐसे हो जाएगी, दूर होती जाएगी, ऐसे दूर होती जाएगी। अगर ये सेम है तो वो इसके पैरेलल ही रहेगी हमेशा। तो इस तरह से कुछ चलता है ग्राफ में। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, और अगर आप ऐसे समझने की आदत डालोगे तो कंपटीशन एग्जाम तक जाते जाते आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। एक और पार्ट आता है कि ये जो पेयर है, दो इक्वेशन का पेयर है जो युग्म है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे जब ऐसे तीन केसेस आते हैं। तो ये वाला पार्ट ध्यान से देखिए, ये क्लास 12th और कंपटीशन एग्जाम में ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सो देखो, सबसे पहले जब मुझे कोई सॉल्यूशन मिल जाता है, एक बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है कि जब मुझे कोई सॉल्यूशन मिल जाता है, मतलब हल मिल जाता है, भले एक हो, हजार हो, कितनी हो, लेकिन हल मिल जाता है तो वो हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और जब मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये दो ही केस है। अगर आप लैंग्वेज को पढ़ के अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो ध्यान से सुनो। अगर मुझे कोई हल मिल रहा है, कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है, जस्ट मिलना चाहिए, भले एक हो, हजार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमेशा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। हिंदी में बोले तो संगत युग्म होगा। और अगर मुझे कोई हल नहीं मिलता तो वो इन आगे लग जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि असंगत हल हो जाएगा। सो देखो, अब यहाँ पे मुझे इन दो केसेस में सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इसमें मुझे खाली एक मिल रहा है जो कि ठीक है, और इसमें मुझे अनंत मिल रहे हैं, बहुत सारे मिल रहे हैं, अपरिमित रूप से अनेकल या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। सो इस केस में ये पेयर भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला पेयर क्या होना चाहिए, इसमें सॉल्यूशन मिल रहा है इसलिए ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसमें तो पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो ये तो हमने समझ ही लिया कि ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे, कुछ एग्जांपल लेके कि ये रेशियो कैसे निकालते हैं और ये तीन केस कैसे कैसे आते हैं, और इसको और अच्छे से समझेंगे रियल एग्जांपल के साथ में। तो चलो पढ़ते हैं उसको। यहां से आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये एल्जेब्रिक फॉर्म पढ़ रहे हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड की हेडिंग के अंदर, ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये सारे के सारे पार्ट्स है ना, वो आपस में मिले हुए हैं। इसीलिए बुक भी आपको ऐसे ही पढ़ा रही है कि दोनों पार्ट एक साथ पढ़ो, ताकि आपको एक साथ दोनों को लिंक करके अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं पहला एग्जाम्पल। तो जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो बताओ A1 क्या है, x के साथ में जो है, सो A1 मेरा हो गया यहाँ से 1, B1 कितना होगा बताओ, ये क्या है 2 नहीं है, -2 है, क्योंकि यहाँ क्या प्लस B1 है। सो B1 कितना होगा, ये पूरा, सो -2। और बताओ जल्दी से C1 कितना है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, वो 0। ऐसे ही बताओ A2 क्या है, यहाँ से 3 है, B2 क्या है बताओ 4, C2 कितना है यहाँ से जल्दी बताओ, वो है हमारा -20। ये पूरा क्या होगा, C2 होगा। ये हमने अच्छे से समझा है। तो अब जल्दी से बताओ मुझे क्या करना, मुझे इन दोनों को निकालना रेशियो को। सबसे पहले मैं क्या बात करूं, A1 डिवाइड बाई A2, बताओ वो कितना है 1 डिवाइड बाई 3। वैसे ही दूसरा रेशियो मुझे क्या निकालना था, B1 डिवाइड बाई B2, बताओ वो क्या होगा, B1 कितना है -2 डिवाइडेड बाई 4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो ये कितना है -1/2, 2 4, तो -1/2, दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है। सो अगर आप यहाँ से देखोगे ये 1/3 क्या -1/2 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। सो यहाँ से क्या केस बनेगा हमारा कि A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। अब जल्दी से मुझे बताओ ये कौन सा केस है, ये पहले वाला केस है। बताओ इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन। कोई आपसे पूछे कि ये वाला जो पेयर आपको पूछा है वो कैसा है, तो आप अब यहां से क्या बताओगे कि भैया जब इसका एक हल मिल रहा है मुझे, तो आंख बंद करके आपको क्या लिखना है, कंसिस्टेंट पेयर, मतलब कि संगत युग्म। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब मुझे आपसे आंसर चाहिए, जल्दी से बताओ इस वाले इक्वेशन 2 में क्या होगा, A1 कितना है 2, B1 कितना है 3, C1 कितना है 9, गलत, कितना है -9। ऐसे ही A2 कितना है 4, B2 कितना है 6, C2 कितना है 18, गलत, कितना -18। माइनस को मत भूलना, जैसे ही आप माइनस को भूल गए मैथमेटिक्स आपको भूल जाएगी। ठीक है, इसीलिए माइनस को कभी मत भूलना, ये सिली मिस्टेक हर एक स्टूडेंट करता है, तो ये सारी प्रैक्टिस में रखना अच्छे से। सो यहाँ से देखो A1 डिवाइड बाई A2 मतलब 2 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया 1/2। वैसे B1 डिवाइड बाई B2 कितना आ गया 3/6।
3/6 कितना होता है, अगेन 1/2। ये तो बराबर आ गया। तो जैसे ही जब ये दोनों इक्वल आ जाए ना, तो हम लोग एक तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। वो क्या होता है हमारा, क्योंकि ये दोनों केस हो सकते हैं, ये तो केस नहीं हुआ, ये तो हमें समझ में आ गया, ये दोनों बराबर आ गए, मतलब इन दोनों में से कोई केस हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, C1/C2 इस केस में निकालते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, रटना कभी मत। अगर आप मेरी क्लास में हो तो आपको कुछ भी रटने का जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ बातों को समझो कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके बाद में C1 को क्यों निकालते हैं। इसीलिए निकालते हैं कि हमें नहीं पता कि इसमें से ये वाला है ये वाला है। सो यहाँ से देखो C1/C2, जल्दी से बताओ कितना हो रहा है। C1 कितना, -9 डिवाइड बाई -18। सॉल्व करोगे कितना आएगा, माइनस माइनस है मतलब प्लस हो जाएगा। 9 डिवाइड बाई 18 कितना हो गया, 1/2। वाह भाई साहब, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। सो अगर मैं आगे एक और रेशियो लिखूं, C1/C2, सो यहाँ पे क्या सिंबल आएगा, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। मतलब कि ये वाला केस आ गया। और जल्दी से मुझे टेबल में देख के बताओ कि ये कौन सा केस है, ये वाला है, ये सेकंड केस। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बताओ, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेकल। मतलब कि ये कैसा केस है, ये वही केस है जिसमें दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलते थे, संपाती बोलते थे या कोइंसिडेंट बोलते थे। अगर आपसे एक और सवाल पूछूं कि बताओ जो ये वाला पेयर है वो कैसा होने वाला है, सो इसके हमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं कितने, इसके ऊपर हर एक पॉइंट है वो इसका सॉल्यूशन होगा। और ऐसे पॉइंट कितने होंगे, अनंत होंगे। और जब हमें सॉल्यूशन मिल जाता है तो आंख बंद करके आपको लिखना है कंसिस्टेंट पेयर, मतलब कि संगत युग्म। तो ये वाला भी कैसा हो गया, कंसिस्टेंट पेयर का एग्जाम्पल हो गया। तो जल्दी से तीसरे वाले पार्ट में आप लोग बताओगे इसमें क्या होगा। तो जल्दी से मेरे साथ बोलो, A1 कितना है, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ऐसे ही बताओ B1 कितना है, 2 हो गया। और C1 कितना है, 4, गलत, कितना है, -4, माइनस को कभी मत भूलना। उसके बाद में A2 कितना है, 2, B2 4, C2 कितना, 12, गलत, कितना, -12। अगर अब मैं रेशियो की बात करूं फटाफट से, तो बताओ पहला क्या होगा, A1 डिवाइड बाई A2 मतलब 1/2। उसके बाद में B1 डिवाइड बाई B2, दूसरा B1 डिवाइड बाई B2 कितना होगा, 2 डिवाइड बाई 4, ये कितना होता है, 1/2। मेरा A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 आ गया। मतलब कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। और यहाँ पे मैं फंस गया, अगर ये आता तो मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब जब यहाँ पे पहुंच गया हूँ, मुझे ये पता करना है, तो इसीलिए फिर मैं क्या निकालता हूँ, C1 डिवाइड बाई C2। तो देखो तीसरा पार्ट, C1 डिवाइड बाई C2 कितना होगा, यहाँ से -4 डिवाइडेड बाई -12 कितना आ गया, 1/3। अब यहाँ से बताओ A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, ये तो है। उसके बाद में क्या है, C1, अगर मैं बात करूँ C1 डिवाइड बाई C2 की, ये कितना, 1/3 है। 1/3 1/2 के इक्वल होता है, नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट इक्वल का साइन, की हाँ ये दो तो बराबर है लेकिन ये वाला पार्ट इनके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सा केस हो गया, ये केस वो ऐसा हो गया जिसमें दो लाइन क्या हमारी पैरेलल है, ठीक है। C1/C2 रेशियो जब अलग आ जाता है ना, तो मैंने बताया था कि ये इसके पैरेलल होगी। जैसे ये बराबर होगी मतलब वो लाइन इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा अभी समझ में आ रहा होगा। तो ये केस कौन सा हो गया, केस नंबर 3 हो गया। कोई आपसे पूछेगा कि बताओ एल्जेब्रिकली क्या बताओगे आप बताओगे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, कहीं पे कट नहीं करेगी, तो इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, इसीलिए कोई हल नहीं होने वाला है। अब जल्दी से बताओ, जब ये केस आ गया जिसमें हमें कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं, सिर्फ ये पॉइंट चेक करना है, जब सोल्यूशन नहीं मिला तो वो कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट पेयर, मतलब असंगत हल, युग्म बोल सकते हो। करेक्ट कर लेना अपनी टेबल में, ठीक है, युग्म, असंगत युग्म। अगर आपको आज वाला पार्ट बड़े आराम से समझ में आ गया तो इसके आगे हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और वो बहुत आसान होने वाली, वो बहुत इजी होने वाली है। सो देखते हैं उसको भी हम लोग कितने आराम से सॉल्व कर पाते हैं। तो यूं ही बने रहिए और अगला पार्ट जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।